वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये क्लास फिर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लास्ट टाइम में आपके लिए, जिसमें हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो हम बार बार भूल जाते हैं और जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन हर बार बनते हैं और जिनको लास्ट में देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि हम प्लांट के कौन कौन से पार्टों को खाते हैं या फिर वो किसके अंदर आते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं कैरेट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटो और टर्निप की, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम, इसमें स्वीट पोटैटो याद रखेंगे। ये क्या हैं? ये सब रूट हैं, ये सब जड़ हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट होती हैं। ये सब रूट के अंदर आती हैं, जड़ के अंदर आती हैं। अब हम वो बात करेंगे जो प्लांट के स्टेम, तना के अंदर आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बना भी है कि आलू क्या है, आपका पोटैटो क्या है। तो पोटैटो आपका स्टेम ही है, तो हम उसको स्टेम की कैटेगरी में ही रखेंगे। मैंने बार बार बोला है रूट में नहीं रखना है आपके आलू को। सेम ऐसे ही प्याज, प्याज जो होती है वो भी आपका स्टेम है, तना है। बच्चों को डाउट रहता है लेकिन याद रखेंगे जो प्याज है, अनियन है, वो भी आपका तना है। सेम ऐसे ही जिंजर जो आपका अदरक है वो भी आपका तना है। और गार्लिक जो हमारा लहसुन होता है, और टर्मरिक जो हमारी हल्दी होती है, ये सारे के सारे पौधे का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है। तो ये स्टेम होते हैं और ये याद आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लीव्स की बात करूं कि प्लांट के कौन से पार्ट लीव्स के अंदर आते हैं, वो हो जाता है आपका स्पिनच, पालक, कैबेज जो आपकी कैबेज होगी, गोभी होगी, और साथ में आपका जो मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा है, वो पत्तियों के अंदर आते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लावर। देखिए, बनाना प्लांट एक ऐसा है जिसके हम बनाना को तो खाते ही खाते हैं, उसके फूल को भी हम खाते हैं, मतलब फ्लावर को भी हम खाते हैं। तो बनाना का एक तो फ्रूट तो हम खाते ही हैं एज अ बनाना, लेकिन उसके अलावा हम बनाना का जो केला होता है उसका फल, उसका फल के अलावा हम उसका फूल को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं। सेम ऐसे ही जो पंपकिन का प्लांट होता है, जिसे हम कद्दू का पौधा बोलते हैं, तो उसका भी हम क्या करते हैं, पंपकिन को तो खाते ही खाते हैं, साथ में हम उसके फ्लावर को, फूल को भी खाते हैं। सेम ऐसे ही सूरजमुखी और चमेली, सनफ्लावर और जैस्मिन भी याद रखेंगे, ये भी फ्लावर के अंदर ही आपके आएंगे। यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर देखिए जो लिखा है आपका क्या कहते हैं, फ्लोवर। फ्लोवर में आप एक ऐड कर लेंगे जो आपकी फुल गोभी होती है ना। जो फुल गोभी होती है वो तो फ्लोवर है, लेकिन जो पत्ता गोभी है वो आपकी लीव्स है, वो आपकी पत्ती है। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। उसके अलावा ये याद रखेंगे कि जो विटामिन सी और बी होता है, आपको पता है बहुत सारे विटामिन होते हैं, ए बी सी डी, है ना। ए का नाम क्या होता है, केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। बी का नाम क्या होता है, बी1 का थाइमीन होता है। तो बी में तो बहुत सारे नाम होते हैं, तो आपको फिलहाल खाली बी का नाम याद रखना है, जो कि थाइमीन में हम इंक्लूड करेंगे बी1 को, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी आपका कैल्सीफेरोल होता है उसका नाम। और विटामिन ई का नाम आपका टोकोफेरोल होता है। तो ये सारे विटामिन के केमिकल नेम हैं जो आपको याद रखने हैं, मैंने बोल दिए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके अलावा जो विटामिन बी और सी हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलते हैं। तो विटामिन बी और सी ये हमारे पानी में सॉल्यूबल होते हैं, पानी में आराम से घुल जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे वसा, फैट में डिजॉल्व होते हैं विटामिन, वो कौन से हो गए हमारे, ए डी ई के। तो याद रखिएगा, बस पानी वाले याद रखने हैं, बी और सी। उसके अलावा सारे बचे हुए विटामिन जो हैं वो फैट में डिजॉल्व होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी वो आपके पानी में डिजॉल्व होते हैं। उसके बाद जो पॉइंट याद रखना है वो ये है, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उससे बचाता है, या फिर हमारी सॉरी उससे बचाता नहीं है, ब्लड को क्लॉटिंग में मदद करता है। जैसे आपके कहीं ब्लीडिंग होने लगती है, तो आप देखते हैं आपका जो ब्लीडिंग है थोड़े समय बाद रुक जाती है, वो विटामिन के की वजह से ही रुक जाती है। उसका क्या हो जाता है, उसके ऊपर थक्का बन जाता है, क्लॉट होने लगता है। तो ये जो ब्लड का क्लॉटिंग हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये विटामिन के की वजह से होता है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। उसके अलावा ये इसका स्नैपशॉट खींच लें, इसको ज़रूर देख कर जाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहले बना है कि विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है ना। जो क्या है स्कर्वी, क्या है, मसूड़ों में खून निकलना, है ना। ये सारा विटामिन सी की कमी से होता है।
विटामिन B1 जिसको हम क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम थायमीन है, उसकी कमी से बेरी होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं, काम करने में जो हमारी ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। विटामिन ए की कमी से हमारी आँखों से संबंधित बीमारियाँ जो हैं वो विटामिन ए की वजह से होती हैं। लॉस ऑफ विज़न है ना, पुअर विज़न हो जाता है, जो रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वो सारा का सारा विटामिन ए से होता है। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए, याद रखेंगे। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें जो आपकी बोन्स हैं वो बहुत ही बैंड होने लगती हैं, चटकने लगती हैं, तो इसका मतलब विटामिन डी की वहाँ पर कमी होगी। और विटामिन डी ही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी बॉडी ही उसको सीक्रेट करती है विटामिन डी को, ठीक है। और वो जब हम सनलाइट हमारे ऊपर पड़ती है तो उसमें जो विटामिन डी है हमारी बॉडी के अंदर जो सीक्रेट हो रहा है वो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल एक्टिवेट होती है जब सन की रेस पड़ती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी को कैल्शियम भी चाहिए। कैल्शियम हमारी वीक बोन्स, जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, जो हमारे दांत टूटने लगते हैं, उसमें कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट होती है। आयोडीन तो पता ही है, ग्वाइटर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, घेंगा ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और ये कमी कहाँ पर होती है, हमारे थायराइड ग्लैंड में जो गले में होता है, ठीक है। उसके अलावा आयरन, क्वेश्चन आएगा आयरन की वजह से किसकी कमी होती है, और ये आयरन हमारी हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन होता है, उसकी कमी से क्या हो जाता है, उसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ही थकान, कमज़ोरी फील होती है, तो ये आयरन की कमी से होता है। और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका जैगरी, जिसको हम गुड़ बोलते हैं, तो हमें गुड़ को खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वो आयरन का एक अच्छा सोर्स होता है। तो ये सारे पॉइंट भी एंड टाइम पर ज़रूर देखकर जाएं। उसके अलावा अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि लैंड ब्रीज क्या होता है और सी ब्रीज क्या होता है, जिसे हम समुद्र समीर और स्थल समीर बोलते हैं। डायग्राम से अच्छे से आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर तो ये थ्योरी लिखी है और पहले भी काफ़ी बार लिखवा दी है, सिर्फ समझना है। देखिए, जो सी ब्रीज होता है जिसको हम समुद्र समीर बोलते हैं, एक तो वो दिन के समय होता है, तो याद रखेंगे सी ब्रीज दिन के समय होता है। और जो लैंड ब्रीज होता है, जो थल समीर होता है, वो आपका रात के समय होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सी ब्रीज क्या है, समुद्र समीर क्या है। देखिए, होता क्या है, दिन के समय यहाँ पर जो लैंड है, जो स्थल है, वो जल्दी से गर्म होता है। गर्म होने से इसकी जो हवा है, जो एयर है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और नीचे वाला जो एरिया होता है वो खाली हो जाता है, वहाँ पर हवा नहीं रहती। तो उस हवा को भरने के लिए लैंड की हवा को, जो हवा वहाँ पर ऊपर उठ गई है, उसको फिलअप करने के लिए आपका जो सी है, जो समुद्र है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आती हैं। और जब ठंडी ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आती हैं, वही आपका सी ब्रीज कहलाता है, समुद्र समीर कहलाता है। जैसा दिख रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ समुद्र से आती हैं, और जो गर्म हवा है वो लैंड की सी की तरफ को जाती है, यही आपका समुद्र समीर है। ठंडी हवाएं समुद्र से आ रही हैं दिन के समय, और जो गर्म हवाएं हैं हमारी स्थल की, लैंड की, वो समुद्र की तरफ जाती हैं। उसके अलावा अगर लैंड ब्रीज की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, थल समीर में यहाँ से हवाएं जाएंगी, और वो हवा कैसे जाएंगी, देखिए होता क्या है, रात के समय जो लैंड है वो आपका जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जो सी है वो जल्दी से ठंडा नहीं होता। जब जल्दी से ठंडा नहीं होगा सी, आपका समुद्र, तो यहाँ पर हवाएं जो हैं गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी, और नीचे का स्पेस खाली हो जाएगा। और इस बार इस स्पेस को भरने के लिए जो लैंड पहले ही ठंडा हो गया है, वहाँ से ठंडी हवाएं जो हैं समुद्र की तरफ आएंगी रात में, और वहाँ से फिर जो समुद्र की गर्म हवाएं हैं वो लैंड की तरफ जाएंगी, और ये आपका होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज थल समीर में, याद रखेंगे, रात के समय जो ठंडी हवाएं लैंड की होती हैं वो सी की तरफ आती हैं। क्यों आती हैं, मैंने अच्छे से समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो सी है, समुद्र है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता, हवाएं ऊपर उठती हैं, खाली स्पेस को भरने के लिए लैंड की ठंडी हवाएं जो हैं सी की तरफ आती हैं, और सी की गर्म हवाएं जो हैं वो लैंड की तरफ जाती हैं, यही आपका लैंड ब्रीज होता है। मुझे लगता है ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए, कुछ और पॉइंट हैं जो आपको लास्ट टाइम पे याद रखने हैं। प्रेशर क्या होता है,
क्वेश्चन कभी बना नहीं है, लेकिन न्यूमेरिक क्वेश्चन बन सकता है। आपको प्रेशर दे देगा, आपको फोर्स दे देगा, या फिर आपसे एरिया पूछेगा, या फिर फोर्स दे देगा, आपको कोई एरिया दे देगा और आपसे प्रेशर पूछेगा। तो दाब प्रेशर का फॉर्मूला याद रखेंगे, वो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया पर भी डिपेंड करता है और ये फोर्स बल पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली है इससे। लेकिन जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर आपका कम होगा। ये वाली बात याद रखेंगे, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके अलावा और ये पॉइंट याद रखना है कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखेंगे, कैसे, पहले आपका आएगा 9, फिर आपका आएगा 8 और फिर 0.6। तो इस तरह से याद रखेंगे, ये फ़ारेनहाइट में होता है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे आ जाता है 96.8 और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखेंगे, पहले 9 फिर 8 और फिर 6। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके अलावा आप याद रखेंगे, जो डॉक्टरी क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री होती है, जिसे हम प्रयोगशाला थर्मामीटर बोलते हैं। तो -10 होती है, खाली 10 नहीं होगा, -10 डिग्री से 110 डिग्री तक की रेंज होती है आपकी लेबोरेटरी थर्मामीटर की। उसके अलावा जो और पॉइंट याद रखने हैं लास्ट टाइम पे, वो ये है कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और कौन सी नॉन कम्युनिकेबल। यहाँ पर नॉन लिखना भूल गए हैं, तो कौन सी नॉन कम्युनिकेबल हैं और कौन सी कम्युनिकेबल हैं। कम्युनिकेबल वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से चली जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, या वो किसी पानी को पी रहे हैं, या किसी हवा के माध्यम से, किसी अदर चीज़, वो अदर चीज़ ज़रूरी नहीं है ह्यूमन हो, वो अदर चीज़ पानी भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वो अदर चीज़ आपके इंसेक्ट भी हो सकते हैं। उनके कांटेक्ट में आने में अगर हमें कोई डिजीज़ हो जा रही है तो वो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एड्स आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। टाइफाइड, खराब पानी पी लेते हैं तो हमें टाइफाइड हो जाता है, जो कि आपका बुखार होता है, मियादी बुखार जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मलेरिया भी आपको मच्छर से होता है। तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जब कोई बीमारी हमारे अंदर आ रही है तो वो हमेशा कम्युनिकेबल होती है, तो मलेरिया भी कम्युनिकेबल है। और कोलेरा जो आपका हैज़ा होता है, ये भी आपकी कम्युनिकेबल ही डिजीज़ होती है। या तो किसी दूसरे पर्सन से हमें बीमारी होगी, या हम जब किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा पानी, या उसने छींक मारी तो हवा में जो उसके कण हैं वो फिर हमारे अंदर आ गए, है ना। मलेरिया दूसरे इंसेक्ट ने हमें काट लिया। तो जब हम किसी दूसरी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद जब हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो वो आपकी कम्युनिकेबल है। जैसे एड्स, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कोलेरा, सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अब अगर मैं नॉन कम्युनिकेबल की बात करूं, जो हमें नहीं फैलती किसी दूसरे व्यक्ति से, चाहे हम उसका पानी पी लें या किसी भी माध्यम से अगर हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो डिजीज़ हमें नहीं फैल रही हैं, तो वो हमारी नॉन कम्युनिकेबल है। जैसे फीवर है, फीवर नहीं होता अगर आप किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में हैं, किसी पर्सन के, या उसका पानी या खाना खा रहे हैं, तब भी आपको फीवर नहीं होगा। जैसे हार्ट डिजीज़ जो हो गई, हमारी डायबिटीज़ हो गई। तो ये सारी डिजीज़ ऐसी हैं कि ये किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती, ना ही उस व्यक्ति के थ्रू एयर या वाटर के माध्यम से किसी दूसरे पर्सन में जाती। तो ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल हो जाएंगी। जैसे आपकी मसल्स में पेन हो रहा है, तो ये सारी डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लास्ट टाइम में ये टेबल का आप स्नैपशॉट खींचें और इसके सारे अच्छे से याद कर लें। एसिटिक एसिड किस में होता है, वो आपका विनेगर, सिरके में होता है। दोनों में दे दिए मैंने टेबल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चे अच्छे से देख लें। देखिए आंट के स्ट्रिंग में सीटेट में पूछा भी गया है, क्या है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इस बार पूछ लेगा कि कर्ड में क्या होता है, दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। एग्जाम में हो सकता है इस बार पूछ ले कि स्पिनिच, पालक में क्या होता है, पालक में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला के अंदर विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना। तो सिट्रिक एसिड तो हमारा लेमन में
और ऑरेंज में होता है, लेकिन जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो आपका आंवला में हो जाएगा, विटामिन सी। उसके अलावा जो टार्ट्रिक एसिड होता है ये हमारा टैमरिड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, ये क्वेश्चन सीटेट में 2 बार बन चुका है, तो यहाँ से कुछ भी आपका क्वेश्चन सीटेट में बन जाएगा। फिर से भी बच्चे पूछ रहे थे ये सब क्या हैं, ये सब आपके एसिड हैं। क्या हैं? ये सब आपके एसिड हैं। और यहाँ पर कुछ बेस के नाम भी दिए हैं, कुछ क्षारक के नाम भी दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर लिखा है ये सारे के सारे बेस हैं, सारे के सारे क्षारक हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, चूने का पानी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा चूने का पानी का क्या नाम होता है, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूने के पानी का नाम है, और ये हमारा बेस है, क्षारक है। ठीक है। उसके अलावा विंडो क्लीनर में हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़कियों को, कांच को साफ़ करने के लिए। जो आजकल हमारे लिक्विड आते हैं उनके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एक बेस है, हमारा एक क्षारक है। सोप के अंदर क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब भी हाइड्रोक्साइड आ जाए OH, तो ये हमेशा बेस होगा, क्षारक होगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या हो जाता है? बेस है, क्षारक है, और ये आप अच्छे से याद रखेंगे लास्ट टाइम में। उसके अलावा इस चीज़ में भी बच्चों को बहुत डाउट है, और सीटेट में यहाँ पे क्वेश्चन बना भी है। देखिए इस तरह से पूछा गया था, ये कुछ नाम दिए थे और हमें बताना था ये क्या हैं। तो ये डायग्राम NCERT में है और आपने देखा है, याद है तो आप कर देंगे। फिर से रिवीजन करा रही हूँ। शैवाल, शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं बता देती हूँ, एल्गी। ये क्या होता है हमारा? ये हमारा शैवाल होता है, एल्गी। ठीक है, ये हम एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी की जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं। स्पायरोगायरा, एग्जाम में क्वेश्चन आया है सीटेट में कि स्पायरोगायरा क्या है, तो स्पायरोगायरा आपका एक एल्गी है, शैवाल है। ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इस बार हो सकता है स्पायरोगायरा पहले आ गया, इस बार ये पूछ ले कि क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो ये भी आपका एल्गी है, शैवाल है। उसके बाद प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से बताए हैं NCERT में? अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों के दोनों आपके प्रोटोजोआ हैं। और कवक, कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगाई। तो कवक, फंगाई के अंदर क्या क्या आएंगे वो याद रखना है। एक तो है राइजोपस, सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि राइजोपस क्या है, तो राइजोपस आपका कवक है, फंगाई है। उसके बाद बनेगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है? वो भी आपका एक कवक है, फंगाई है। ये डायग्राम भी आ सकते हैं, तो स्नैपशॉट आप खींच लीजिएगा। फिर आ जाएगा एस्परजिलस, एस्परजिलस क्या है? तो ये भी आपका कवक है, फंगाई है। और देखिए क्वेश्चन आया ही था, सबसे पहले यहाँ पर लिखा था कि एस्परजिलस क्या है, तो एस्परजिलस अभी हमने देखा वो आपका कवक है, फंगाई है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस तो आप आसानी से बताएंगे, जब भी लैक्टो शब्द आ जाए तो वो आपके दूध से रिलेटेड है। और ऐसा हमारा वो ये किसके अंदर होता है? ये हमारा कर्ड के अंदर होता है। और दही में क्या होता है? वो बैक्टीरिया होता है। तो बी का तो आपका सेकंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पैरामीशियम, क्या लिखा है? पैरामीशियम। और अभी हमने देखा था कि पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम आपका प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पर पैरामीशियम का क्लिक हो जाएगा प्रोटोजोआ से। और स्पायरोगायरा तो अभी हमने देखा ही था, स्पायरोगायरा क्या था? स्पायरोगायरा आपका एल्गी था, आपका शैवाल था। तो डी का फर्स्ट है और सी का फोर्थ है, ए का थर्ड, बी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। लेकिन ये ऑप्शन का आंसर आप तभी दे पाते जब आपको ये पता होते। तो मैंने फिर से रिवाइज करा दी हैं। प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा और पैरामीशियम, शैवाल के अंदर एल्गी के अंदर आपका क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, और कवक, कवक फंगाई के अंदर हो जाएंगे आपका पेनिसिलियम, एस्परजिलस और राइजोपस। ठीक है, तो ये अच्छे से आप देख कर जाइएगा। ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट में आपको चीज़ें देखनी है वो ये हैं कि किससे हमें कौन से रोग होते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी हैं और यहाँ पर इंग्लिश में भी हैं। ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हमें क्या होता है? हमें टीबी हो जाता है, जिसे हम 6 रोग बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमें जीवाणु से, जीवाणु को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जीवाणुओं को इंग्लिश में हम बैक्टीरिया ही बोलते हैं। और ये जब हम एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस किसी व्यक्ति ने खांसा और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे अंदर आ गए एयर के थ्रू, तो किसी व्यक्ति को टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। और ट्यूबरक्लोसिस याद रखिएगा बैक्टीरिया से होता है, जिसे हम
हिंदी में 6 रोग बोलते हैं। देखिए खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये आपके वायरस होते हैं। याद रखना, मीसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो तीनों किससे होते हैं, तीनों वायरस से होते हैं। और ये भी एयर के कांटेक्ट में आने से या किसी दूसरे व्यक्ति के आप कांटेक्ट में आते हैं, छू लेते हैं उसको, तब भी आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है हैज़ा। हैज़ा को हम बोलते हैं कोलेरा, और ये हमें बैक्टीरिया से होता है। याद रखेंगे किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। सेम ऐसे ही टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है। तो दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं सीटेट में कि कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं। वायरस को तो हिंदी में विषाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु। तो ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड तीनों के तीनों हमें बैक्टीरिया से होती हैं, लेकिन मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो ये हमें वायरस से होती हैं। सेम ऐसे ही हेपेटाइटिस बी, इस बार क्वेश्चन बन जाएगा हेपेटाइटिस बी किससे होता है, तो हेपेटाइटिस बी हमें वायरस से होता है, विषाणु से होता है, और ये पानी की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा सीटेट में क्वेश्चन बना है कि मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया आपका जो है वो आपका प्रोटोजोआ से होता है। और जब ये मच्छर हमें काट लेता है, मॉस्किटो बाइट कर लेता है तो हो जाता है, और ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ ही होता है। सेम ऐसे ही स्लीपिंग सिकनेस, जब आपको नींद नहीं आ रही होती है ना, तो वो भी आपकी प्रोटोजोआ से ही होती है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, तो फिलहाल आपको यही याद रखने हैं, ट्यूबरक्लोसिस और आपका कोलेरा और टाइफाइड, ये तीनों तो बैक्टीरिया से, मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो वायरस से, और हेपेटाइटिस बी भी आपकी वायरस से। लेकिन जो मलेरिया है वो आपको प्रोटोजोआ से होता है। तो आप इन दोनों का स्नैपशॉट खींच लीजिएगा और इनको भी लास्ट में अभी ज़रूर देख लीजिए। देखिए इसके अलावा आपको जो और चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं कि किसने किसकी इन्वेंशन की है, ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में इनकी बात हुई है, सिंगल भी पूछ सकता है, और जैसे सीटेट में पहले पूछा गया है आपका मल्टीपल चॉइस में, ये फिर से वैसे भी पूछ सकता है। देखिए तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने आपकी पेनिसिलिन की खोज की है, रट लीजिएगा बिल्कुल। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है, पेनिसिलिन की। उसके अलावा एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है, स्मॉल पॉक्स की, चेचक के टीके की एडवर्ड जेनर ने खोज की है। फिर लुइस पास्चर ने किसकी खोज की है, फर्मेंटेशन की। किंडवन की जो खोज की है वो लुइस पास्चर ने की है। रॉबर्ट कॉच ने किसकी खोज की है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, इसकी खोज की है रॉबर्ट कॉच ने। तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन सेकंड ही होगा। ए का हो जाएगा आपका फोर्थ, है ना, बी का हो जाएगा आपका फिफ्थ, सी का हो जाएगा आपका सेकंड, और डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो मेन मकसद था यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन देने का कि इनके सबके नाम याद रखना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो खोज की है किसकी, पेनिसिलिन की। एडवर्ड जेनर ने खोज की है चेचक के टीके की, स्मॉल पॉक्स की। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन की, और रॉबर्ट कॉच ने बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की है। ठीक है, उसके अलावा जो लास्ट में आपको याद रखना है वो ये डायग्राम याद रखना है। एनिमल सेल और प्लांट सेल से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। देखिए जो एनिमल सेल होता है वो ये वाला है, और प्लांट सेल ये वाला है। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा वॉल होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये सेल वॉल प्लांट सेल में, जो हम जंतु कोशिका हैं हमारे अंदर नहीं होती सेल वॉल, हमारे अंदर खाली सेल मेम्ब्रेन होती है। और इनके अंदर, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होती है। उसके अलावा इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। उसके अलावा जो वैक्यूल होते हैं हमारी बॉडी के जो सेल हैं, क्योंकि हम भी एनिमल सेल जंतु कोशिका में ही आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल है इसमें एक ही वैक्यूल बना है, आप देखेंगे ये देखिए कितना बड़ा वैक्यूल बना हुआ है। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। बाकी दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म, जो ये द्रव होता है, कोशिका द्रव, ये भरा हुआ होता है। ये आपका बीच में केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में ही ये आपका क्या, साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। ठीक है, और ये केंद्रक में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम और जीन होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है लास्ट टाइम में।
अब एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा, सोलर सिस्टम। बच्चों ने बहुत कह दिया है कि मैम एक बार करा दीजिए सोलर सिस्टम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं, फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारे कितने प्लैनेट हैं, हमारे कितने ग्रह हैं, हमारे 8 ग्रह हैं। सबसे पहला ग्रह जो सन के सबसे निकट है, तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ये बीच में सेंटर में सन है। सबसे पहले सन के पहले सबसे कौन सा ग्रह आता है, तो वो आता है आपका मरकरी। कौन सा आता है, मरकरी। मरकरी को हिंदी में बुध बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका बुध आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका वीनस। फिर क्या आता है, वीनस। तो वीनस जो है वो आपके दूसरे नंबर पर आ जाएगा, जिसे हम शुक्र बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आती है आपकी पृथ्वी, अर्थ। चौथे नंबर पर आता है मार्स। पांचवें नंबर पर आता है जुपिटर। छठे नंबर पर आता है सैटर्न। सातवें नंबर पर आता है यूरेनस। और सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, वो है आपका नेपट्यून। तो ये प्लैनेट का सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे क्लोज प्लैनेट जो सन के है वो मरकरी होता है, वो बुध होता है। और सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है, वो नेपट्यून है। वो हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, अरुण वरुण में से कुछ बोलते हैं। तो नेपट्यून क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हिंदी में। तो ये नेपट्यून जो होता है वो सबसे दूर वाला प्लैनेट है। और मरकरी जो है वो हमारे सन के सबसे नज़दीक है। वीनस दूसरे नंबर पर है, अर्थ तीसरे नंबर पर है, और जो मार्स है वो चौथे नंबर पर है। इस मार्स को हम, मंगल को हम लाल ग्रह भी बोलते हैं, याद रखेंगे, लाल ग्रह हम मंगल को बोलते हैं। ये जो वीनस है इसको हम पृथ्वी की बहन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा कि अर्थ की सिस्टर कौन है, तो वो वीनस है, वो शुक्र है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, कौन से 2 प्लैनेट हैं। देखिए जो अर्थ है, ये पृथ्वी है जो हमारा तीसरे नंबर पर है, ये रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। किधर से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है, घूर्णन करती है। लेकिन 2 प्लैनेट हैं, वीनस और यूरेनस, ये दोनों आपके पश्चिम से पूरब की तरफ नहीं जाते, वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं जाते, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शन प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। बाकी सारे प्लैनेट, चाहे आपकी अर्थ हो, मरकरी हो, जुपिटर हो, न्यूटन हो, नेपट्यून हो, सैटर्न हो, ये सारे वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, जिसमें हमारी अर्थ भी आ जाती है। वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करते हैं। लेकिन जो वीनस और यूरेनस हैं ये आपके ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करते हैं। उसके अलावा जो मरकरी और वीनस हैं, इन दोनों के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह मरकरी और वीनस के नहीं हैं। अर्थ का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो है हमारा मून, चंद्रमा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह, एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो किसके हैं, तो वो सैटर्न के हैं। पहले जुपिटर के थे, लेकिन अब शनि के, सैटर्न जिसे हम शनि बोलते हैं हिंदी में, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो जितनी बात सोलर सिस्टम से थी वो मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम से समझाई, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं और जो पूछे भी गए हैं या आगे हो सकता है इस पेपर में पूछ लिए जाएं। पहला क्वेश्चन है सोलर सिस्टम में, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा। देखिए आपको एक बेल्ट दिखाई दे रही होगी, है ना, डार्क सी इस तरह से, ये कहलाती है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या कहलाती है, एस्टेरॉइड बेल्ट। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, इसमें जो ये एस्टेरॉइड है ये क्या होते हैं, ये डस्ट के और जो गैसेस होती हैं उनका इस तरह से एक बेल्ट बन जाती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये किस किस के बीच में होती है, तो ये मार्स और जुपिटर, ये जो 2 प्लैनेट हैं, जो 2 ग्रह हैं, मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। उसके अलावा इस एस्टेरॉइड बेल्ट से अंदर वाले ये जो 4 प्लैनेट हैं ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, इनर प्लैनेट हैं। और ये जो 4 हैं बाहर, ये आपके आउटर प्लैनेट हैं जो बाह्य ग्रह होते हैं। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन सीटेट में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, ऐसे क्वेश्चन था कि मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन सा बाह्य ग्रह है। तो इस बार ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों के चारों आपके अंदर होते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट से अंदर की तरफ हैं। तो ये सारे आपके आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट हैं। लेकिन जो सैटर्न, जिसे हम शनि, जुपिटर,
नेपट्यून और यूरेनस ये आपके आउटर प्लैनेट होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। और एस्टेरॉइड बेल्ट भी मैंने आपको बता दी किस किस के बीच में होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ये आपकी मंगल और जुपिटर के बीच में ये हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। अब ये कह रहा है कौन सा सोलर सिस्टम का, ये जो हमने देखा था ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, ये हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। तो इस पूरे सोलर सिस्टम में कौन सा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, एस्टेरॉइड। अभी हमने देखा था जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह। तो ये जो एस्टेरॉइड हैं ये तो हमारे सोलर सिस्टम में थी, बेल्ट है पूरी की पूरी। सैटेलाइट उपग्रह भी होते हैं, जैसे मून जो है वो अर्थ का उपग्रह है, तो वो भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है। उसके अलावा धूमकेतु कॉमेट भी जो होते हैं वो सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं, आप याद रखेंगे। ये भी धूल और रॉक जो पत्थर होते हैं उनके होते हैं कॉमेट, धूमकेतु, और ये भी हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो है कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल। ये सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं जो एक शेप बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना सप्तऋषि, है ना, तो वो जो है वो कॉन्स्टिलेशन है, वो ग्रुप ऑफ स्टार है और वो हमारा सौर मंडल का हिस्सा नहीं है कॉन्स्टिलेशन। यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन के उदाहरण भी दिए हैं, ये है आपका उर्सा मेजर और ओरियन, ये जो है हमारे क्या हैं, ये आपके कॉन्स्टिलेशन के ही उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन, कौन सा प्लैनेट नहीं है सन का, तो बहुत आसान था, मरकरी, शनि, अर्थ, ये सारे के प्लैनेट हैं। लेकिन जो सीरियस है ये हमारा प्लैनेट नहीं है, सीरियस जो है वो एक स्टार है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि सीरियस क्या है, तो सीरियस आपका एक स्टार है, ये कोई एक प्लैनेट नहीं है। उसके अलावा जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो यही है, और ये क्वेश्चन मैंने करा भी देखा है कि फेसेस ऑफ मून क्यों होते हैं, कलाएं क्यों घटती हैं। जैसे हम देखते हैं कभी फुल मून, पूरा मून दिखता है, कभी हमें थोड़ा सा मून दिखाई देता है, 8 फेसेस होते हैं ना पूरे। तो ये फेसेस क्यों होते हैं ये हमें पूछ रहा है। ये फेसेस इसलिए होते हैं क्योंकि जितनी लाइट सन की मून के ऊपर पड़ती है वही रिफ्लेक्ट होके हमें दिखती है और उतना ही मून का हिस्सा हमें दिखता है। तो ये इसी वजह से होती है। ऑप्शन ए, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टूवर्ड अस, हम चंद्रमा का वही भाग देखते हैं जो हमारी ओर प्रकाश परावर्तित करता है। तो इसलिए ये जो होते हैं हमें फेसेस, जो कलाएं होती हैं वो दिखाई देती हैं। उसके अलावा देखिए फिलिप्स, एनसीईआरटी के जो फिलिप्स हैं वो मैं आपको करा रही हूँ ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप कर दें। सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है, वो नेपट्यून है, ठीक है। और सबसे पास वाला आ जाए तो आप मरकरी देंगे, बुध देंगे। कौन रेडिश, मैंने बताया था लाल ग्रह किसको बोलते हैं, वो हमारा मार्स हो जाता है। फिर ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलते हैं, तारों के समूह को, उनका जो पैटर्न बनता है जैसे सप्तऋषि वगैरह हो गए, वो हमारा कॉन्स्टिलेशन कहलाता है, ठीक है। और कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा भी था तारामंडल, है ना, तो तारामंडल कहलाता है, जैसे सप्तऋषि हो गए। उसके अलावा सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो हमारे ग्रहों के आसपास घूमते रहते हैं वो हमारे उपग्रह ही तो होते हैं। जैसे हमारा है मून, चंद्रमा, तो वो आपका सैटेलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट। उसके बाद क्वेश्चन आया है कि ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये जो गैसेस और डस्ट की बनी होती है, ये किसके बीच में होती है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना, हो सकता है इस बार बन जाए, ठीक है। उसके अलावा इसमें मैच द फ्लोइंग भी थे कि इनर प्लैनेट कौन सा है, आउटर प्लैनेट कौन सा है, वो सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उसके अलावा ये जो टेबल है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इस टेबल को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। देखिए ये यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे पहले तो कैलोरीफिक वैल्यू का एसआई यूनिट पता होना चाहिए जो होता है किलो जूल पर केजी। और इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, वो हाइड्रोजन की होती है। उसके बाद जो हो जाएगी वो आपकी एलपीजी की होगी। याद रखिएगा सीएनजी की कम होती है कैलोरीफिक वैल्यू, सीएनजी से ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की होती है 55,000। और कैरोसिन, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू एकदम सेम होती है 45,000। और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यहाँ पर धुआं ही धुआं ज़्यादा निकलता है, वो होता है काओ डंग केक, 6,000 से 8,000। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा जो आपको याद रखना है कि कौन कौन से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पूरा एक प्राकृतिक आपको मिलता है पृथ्वी के नीचे, है ना, ज़मीन के नीचे, है ना, जो हमारा ईंधन है पूरे ईंधन की तरह कार्य कर रहा है। तो पेट्रोलियम में क्या क्या
पेट्रोलियम से हम क्या क्या निकालते हैं वो हमें बताना है कि कौन से प्रोडक्ट होंगे पेट्रोलियम के, ये आपको पता होना चाहिए। एलपीजी गैस जो है वो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होती है। कैसे? देखिए, जो पेट्रोलियम होता है ये बहुत गंदा होता है, मतलब ब्लैक कलर का होता है, और ये पानी के अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है, ठीक है, समुद्र के पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर ना स्मेल, क्योंकि ये बहुत गंधहीन होता है तो एक स्मेल की वजह से गैस बन जाती है, और जो गैस इस पेट्रोलियम के ऊपर बन जाती है वही आपकी एलपीजी होती है। तो एलपीजी गैस भी आपकी पेट्रोलियम का ही एक, वहीं से निकाली जाती है, ठीक है, उसका ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके अलावा पेट्रोल भी पेट्रोलियम से मिलता है, केरोसिन भी पेट्रोलियम से मिलता है, डीजल भी पेट्रोलियम से ही मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हमारे पेट्रोलियम से ही मिलते हैं, और पैराफिन वैक्स जो हमारी मोम होती है वो भी हमें कहाँ से मिलती है? जैसे हमने देखा होगा पेट्रोलियम जली वैसलीन आती है तो वो वैक्स ही तो है। तो पैराफिन वैक्स जो है वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है, उसी का बाय प्रोडक्ट है। सेम ऐसे ही बिटुमेन जो हमारा पेंट वगैरह में यूज़ होता है, या फिर रोडों में यूज़ होता है, रोड सरफेसिंग, आजकल रोड बनाने में कोलतार का यूज़ ना कर कर किसका यूज़ करा जाता है? बिटुमेन का यूज़ करा जाता है। तो ये सारे के सारे आपके पेट्रोलियम के ही बाय प्रोडक्ट हैं, और ये पता होने चाहिए आपको। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लास्ट टाइम पर आपको मुझे बतानी थी। सारी चीज़ें अच्छे से आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? और मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर